बूढ़े आदमी के लिए सजी गरीब की बेटी की सेज। एक 22 साल की लड़की को दुल्हन के जोड़े में दो औरतें गुलाब के फूलों से सजी सुहागरात की सेज पर बिठाकर जाती हैं। कहने को वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन वो बहुत फूट फूट कर रो रही थी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। अच्छा, उन्हें ये दूध जरूर पिला देना, सेज के पास ही रखा है। इतने में उसका पति ठाकुर हरि नारायण कमरे में आता है और बाहर गई औरतें मजाक उड़ाने लगती हैं। आज तो बूढ़े दूल्हे की किस्मत खुल गई। हाँ वही तो, लीजिए भाई साहब, बूढ़े आदमी के लिए गरीब बेटी की सेज सज गई। नहीं नहीं, आप मुझसे दूर रहिए, मेरे करीब मत आना। इतने में ठाकुर हरि नारायण उन्हें आग दिखाता है, जिसके बाद वो चले जाते हैं। घबराओ मत इंदु, बस आज रात मुझ पर भरोसा कर लो, कल से सब कुछ बदलना शुरू होगा। नहीं नहीं नहीं। आखिर एक जवान लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से क्यों हुई, और वो इतना क्यों रोई जा रही थी, और ठाकुर हरि नारायण क्यों भरोसे की बात कर रहा था? आखिर इन सब बातों की असली वजह क्या थी? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां गरीब मिट्टी की झोपड़ी में कावेरी अपने पति की तस्वीर को साफ करके उस पर माला चढ़ा देती है और दीपक जला देती है। अजी आप नहीं जानते, आपके बिना मुझे कितना अधूरा लगता है। आपको देखकर ही मैं अपनी हिम्मत बांधे रखी हूँ और दोनों बच्चों को संभाल रही हूँ। इतने में बेटा स्कूल से आकर साइड में बैग रखता है। माँ बहुत ज्यादा भूख लग रही है, खाने में क्या बनाया है, जल्दी से दे दो। कावेरी अपने आंसू पोंछती है। इतने में बेटी जंगल से लकड़ी काट कर ले आती है। माँ मैं लकड़ी लेकर आ गई हूँ, क्या बनेगा बताओ ना। हाँ, मैं वही सोच रही थी। शुभम बेटा, लकड़ी नहीं थी तो मैंने कुछ बनाया नहीं है, तू थोड़ी देर और इंतजार कर, मैं अभी जल्दी से दाल चावल बना लेती हूँ। अरे मम्मी चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा होमवर्क कर लेता हूँ। इंदु चूल्हा जलाती है। इतने में कावेरी दाल का डिब्बा प्लेट में पलटती है तो थोड़ी सी ही दाल निकलती है। हे भगवान, ये तो जरा सी दाल है, मैं तो भूल ही गई थी कि राशन खत्म हो रहा है। चावल भी जरा से ही है, मैं खिचड़ी ही बना देती हूँ। कावेरी चुपचाप से दाल चावल की जगह खिचड़ी बनाकर बच्चों को परोस देती है। माँ अब तो दाल चावल कह रही थी, खिचड़ी क्यों बना दी? मुझे यह गरीब और बीमार वाला खाना नहीं पसंद। बकवास बंद कर, हम कोई अमीर लोग नहीं है। वैसे भी मेरा खिचड़ी खाने का मन था तो मैंने बना दिया, दाल चावल बाद में बनाऊंगी। माँ लड़खड़ाती हुई जुबान और कांपते हुए हाथों को मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है घर में राशन नहीं है, इसीलिए आपने खिचड़ी बनाई है। कोई बात नहीं, मैंने जो पैसे उठाकर रखे हैं उनसे राशन ले आती हूँ। अरे शुभम, खिचड़ी खा ले, बहुत अच्छी होती है। शाम को तेरे लिए आलू के पराठे बना दूंगी मैं। आलू के पराठे वो कैसे बनाएगी तू? तेरे घर में आलू रखे हैं या आटा रखा है या रिफाइंड रखी है? अरे माँ चिंता क्यों करते हो, सब हो जाएगा। हम सब शाम को आलू के पराठे ही खाएंगे। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन मेरे स्कूल में 2 नए सब्जेक्ट आए हैं और उनके लिए लाइव रजिस्टर निकालना है, तो मुझे 100 रुपए रजिस्टर और न्यू पेन के लिए दे देते। सिर्फ 2 रजिस्टर और 1 पेन के लिए तुझे इतने पैसे चाहिए? तेरा दिमाग तो ठीक है? ये सब तो 40-50 रुपए में ही आ जाएगा। दीदी आपके वाला जमाना नहीं रहा, हमें बढ़िया रजिस्टर चाहिए जो 50-60 रुपए से कम के नहीं होते हैं। बाप रे, एक तो महंगाई बढ़ गई है, ऊपर से बच्चों के स्कूल की पढ़ाई भी और फीस भी। सब लोग खाना खा लेते हैं, दोपहर को सोते हैं। शाम को कावेरी चाय बनाकर अपने माँ भाई को देती है और बचे हुए 100 रुपए से दुकान से आलू, 1 किलो आटा और तेल ले आती है। इसके बाद शाम को घर वालों का पराठा बनाकर अपने भाई को खुश कर देती है। वाह दीदी, आपने तो सच में मेरे लिए आलू के पराठे बना दिए। ऐसे ही आप मेरी हर बात माना करो, आप बहुत अच्छी दीदी हो। और मुझे ये भी पता है मेरी दीदी मुझे बड़े होकर डॉक्टर भी बनाएगी, जिससे मैं यहाँ के लोगों का इलाज करूंगा। हाँ हाँ, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और अच्छा डॉक्टर भी। खाना खाने के बाद इंदु झूठे बर्तन साफ करके लेट जाती है। माँ आज तो छुट्टी थी, घर के काम में ही वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन कल हमें फिर से धूप और बारिश में अपने खेत में जाकर मेहनत करनी होगी। हाँ, मुझे सब याद है। अगले दिन इंदु टाइम से उठकर सुबह झाड़ू लगाती है और चाय नाश्ता करवाकर अपने भाई को स्कूल भेज देती है। वहीं माँ बेटी भी घर खर्च चलाने के लिए ठाकुर हरि नारायण के यहाँ काम करती है। वो धूप में कड़ी मेहनत करती हैं। कावेरी खेत के दूसरे कोने में थी और इंदु हल चला रही थी। इतने में उसके हाथ में छाले पड़े हैं। तभी खेत के मालिक ठाकुर हरि नारायण उसे परेशान देखकर, अरे रामू, जल्दी से छाले की दवाई लेकर आ। ठाकुर का नौकर रामू छाले की दवाई लेकर आता है और ठाकुर अपने हाथ से इंदु के हाथ पर दवाई लगा देता है। अरे ठाकुर साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मामूली सी चोट है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, तुम यहाँ काम करती हो तो मेरा फर्ज है कि तुम ठीक रहो। ये सब पास के पड़ोसन राजवती और कमला देख लेती हैं। देखो तो ये कैसे अपनी बेटी समान लड़की का हाथ पकड़कर दवाई लगा रहा है। ना उस लड़की को शर्म आ रही है ना इस बुढ़े को।
जी जी जी, घोर कलयुग आ गया। देखो तो कैसे मुस्कुरा रहा है, उसका हाथ लेकर दाल में कुछ काला लगता है। खैर छोड़ो, हमें क्या। दोनों औरतें चली जाती हैं। शाम को जाने से पहले कावेरी के पैर में दर्द होता है। वो अपनी रोजमर्रा की दवाई को झोले में देखती है। अरे मेरी तो दवाई खत्म हो गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। नहीं खाई तो और पैरों का दर्द बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, रात को खा लूंगी। उनकी दवाई खत्म हो गई है। अब ये लोग तो मुझे कहेंगे नहीं, लेकिन मेरे को खुद ही देखना पड़ेगा। रामू, यहाँ आओ। जी मालिक। रामू, इंदु की माँ की दवा खत्म हो गई। शाम तक डॉक्टर से दवा भिजवा देना, लेकिन मेरा नाम मत लेना। ये सुनकर रामू दवाई की दुकान पर जाने लगता है और पहले ही दवाई के पैसे दे देता है। वहीं गौरी अपनी माँ की दवाई ले रही होती है और जब वो खरीद कर पैसे दे रही होती है तब दुकानदार बोलता है, तेरी दवा के पैसे तो ठाकुर साहब पहले ही देकर चले गए, तू बस दवा ले जा। उन्होंने पैसे दिए? इंदु दवाई और पैसे लेकर वापस भागकर खेत में जाती है जहां वो हुक्का पी रहा था। ओहो, और कोयला डालना पड़ेगा। ठाकुर साहब, ये पैसे वापस ले लीजिए। दवाई लेने गई तो थी, आप हमारी इतनी मदद मत किया कीजिए। क्यों नहीं कर सकता, वे इंसानियत के नाते। हाँ, तुम ज्यादा मत सोचा करो। शाम हो रही है, घर लौट जाओ। तुम्हारी माँ भी चली गई है। रुको, मैं ही तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अरे नहीं ठाकुर साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं काम से जा रहा हूँ, इसीलिए बोला। ठीक है। इंदु और ठाकुर साथ में गाड़ी में बैठकर बातें करते हुए जाते हैं। तब दो लड़के देखकर, हाँ, वाह, बूढ़ा भी खुश, लड़की भी खुश। हाय हाय, इनका सही है। अगर ऐसे बड़े लोग जवान लड़कियों को ले जाएंगे तो हम ऐसे नौजवानों का क्या होगा। न फिक्र न शर्म न लिहाज, एक बार आया फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। वो लड़के ऐसे ही मजाक बनाते हैं और इंदु अपने घर पहुंच जाती है। आसपास के लोग देखते हैं कि ठाकुर की गाड़ी से उतर रही है और फिर बातें बनाते हैं। देखा, बूढ़ा मालिक उसी से ही दोपहर में अलग खड़े होकर बातें कर रहा था और अब गाड़ी से छोड़ने भी आया। अरे बहन, बिना आग के धुआं नहीं उठता, कुछ तो पकड़ा। मुझे तो लग रहा है ये रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है। क्या मैं जो देख रहा हूँ ये सच है? ठाकुर हरिनारायण ऐसा भी हो सकता है? और क्या, मुझे तो समझ नहीं आता कि माँ पर लट्टू है या बेटे पर, लेकिन बेटी के साथ ज्यादा दिखता है। उसके हाथ पर आज दवाई लगा रहा था अपने हाथों से और देखो कैसे गाड़ी में बैठ कर आई और उसकी माँ के लिए भी दवाई भिजवाई। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। ठाकुर चला जाता है और इंदु घर में आकर भाई को होमवर्क चेक करती है। रात को चूल्हे पर रोटी सब्जी बनती है जिसे वो आपस में खाकर सो जाते हैं। छोटा बेटा स्कूल चला जाता है। माँ बेटे फिर से खेत पर मजदूरी करने आ जाती हैं। तब बीच बीच में ठाकुर और इंदु हंसकर काफी बातें करते हैं जो कि आसपास के लोगों को खटकती है। और जब इंदु शाम को घर जाती है तब वही पड़ोसने, और बता कावेरी, तेरी बेटी की शादी कब हो रही है? मुझे तो लग रहा है तेरी लड़की ने अपना साथी ढूंढ लिया और तुझे भी पता है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे, और कितना भोली बनने का नाटक करोगी? तुम लोग जिनके यहाँ काम करते हो, तेरी बेटी का इस बुड्ढे से चक्कर चल रहा है न। जब भी तो वो शाम को यहाँ पर छोड़ने आता है और उसके हाथों में दवाई लगाता है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? वो मालिक है हमारे ठाकुर साहब के बारे में, तुम ऐसा नहीं बोल सकते। अरे रहने दो, और कितना छुपाओगी? एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार देखा तेरी बेटी को उस बुड्ढे के साथ। पहले तो सुना था, लेकिन अब अपनी आंखों से देख लिया कि कैसे अपने बाप की उम्र से बड़े आदमी से आजकल की लड़कियां सेट होने लग गई हैं। हाँ भी क्या ना, आखिर वो पैसे वाले जो हैं। बस कीजिए आंटी, आपको शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसी बातें करते हुए? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। ये रहने दे बेटा, तेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही। इंदु की आंखें भर आती हैं। तब उसकी माँ सबको सुनाकर अंदर चली जाती है और अपनी बेटी को संभालती है। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है ठाकुर साहब के साथ। वो तो मेरे पिता समान है। ये लोग ऐसी गंदी बातें कैसे कर सकते हैं? तू इन पागलों की बातों पर ध्यान मत दे। तू मेरी बेटी है, मुझे पता है। अब बात खत्म। अगले दिन वो काम पर नहीं जाते, लेकिन मेहनत मजदूरी के लिए आधे दिन बाद वो चले जाते हैं और इंदु ठाकुर से कोई बात नहीं करती। ठाकुर को अजीब लगता है तो उसकी आंखों के आंसुओं के बारे में पूछता है। इंदु, तुम परेशान हो और आज मुझे कोई बात भी नहीं कर रही, क्या हो गया? इंदु ठाकुर को सभी पड़ोसों के बारे में विस्तारित रूप से बताती है। मुझे नहीं लगता ठाकुर साहब अब मैं यहाँ काम कर पाऊंगी। लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। अरे लोगों का काम है कहना। तुम्हें तो पता है 4 लोग 4 बातें बनाए रह नहीं सकते। अगर हम ठीक है तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना तो तुम समझती हो ना इंदु। इन लोगों की वजह से अपनी मजदूरी क्यों खराब करना?
दूसरे लोग तुम्हारा घर थोड़ी चला रहे हैं, समझो बात को। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। तुम तो उदास हो गई हो, तुम्हें खुश करने के लिए क्या किया जाए। हाँ, रामू जरा रसमलाई लेकर तो आना। ठाकुर का खेत और बंगला पास में ही थे। तब नौकर रसमलाई मंगवाता है। ये देखते ही इंदु खुश हो जाती है। वाह, रसमलाई मुझे बहुत पसंद है ठाकुर साहब। इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए मंगवाई है। अब खा लो और दूसरों के बारे में मत सोचो। कावेरी जी, आप भी खा लीजिए। जी शुक्रिया। और हाँ कावेरी जी, बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए। जी ठाकुर साहब। शाम को जब इंदु अपनी माँ के साथ घर लौट रही है, तब रास्ते में मुंह छुपाए हुए अर्जुन मिलता है, जो उससे मिलने के इशारे करता है। इंदु समझ जाती है। अरे माँ, मुझे एक बार मंदिर जाना था, मैं आती हूँ, आप घर चलो। इस टाइम मंदिर क्या करेगी जाकर? ठीक है, लेकिन जल्दी आना, शाम हो रही है, खाना भी बनाना है। हाँ माँ, जल्दी आ जाऊंगी। कावेरी घर पहुंच जाती है और इंदु अपने प्रेमी से मिलने मंदिर की जगह तालाब किनारे पहुंचती है। अर्जुन गांव में फैली हुई बातें उससे करता है, तब वो रोने लगती है। इंदु, क्या मैं तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना है वो सब सच है ठाकुर साहब के साथ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी और तुम अब मिलने आए हो, वो भी इस वजह से। इंदु, मुझे सच जानना है। अगर मैं सच बताऊं भी तो कौन यकीन करेगा? तभी सामने से हरि नारायण की गाड़ी गुजरती है। वो इंदु को देख उसके पास आता है और अर्जुन छुप जाता है। ये तो ठाकुर साहब ही हैं। अरे इंदु, तुम शाम के टाइम यहाँ क्या कर रही हो? घर जाओ, अकेले रहना सही नहीं है। जी ठाकुर साहब, जा ही रही थी। जब ठाकुर चला जाता है तब अर्जुन, ये तो फिर तुम्हारे पास आ गए और तुमने उनकी बात भी मान ली। तुम गलत समझ रहे हो अर्जुन। तुम जानते हो कि हम दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं जा रहा हूँ इंदु, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन चला जाता है और इंदु के आंसू सूखते ही नहीं है। वो घर पहुंचती है। दीदी क्या हुआ, आज आप उदास क्यों लग रही हो? उदास? मैं कहाँ उदास हूँ? उदास हुए मेरे दुश्मन। चल, आज रात को मैं तुझे एक अच्छी कहानी सुनाकर सुलाऊंगी। ठीक है दीदी। और ये बता, आज तेरा टेस्ट था, कितने मार्क्स लाया? बहुत मारूंगी अगर खराब टेस्ट दिया तो। ये देखो दीदी, 20 में से 16 नंबर आए हैं। 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए और एक याद नहीं आया। कोई बात नहीं, अगली बार से और मेहनत करना। हाजी, देख रहे हो ना आप अपने दोनों बच्चों को, दोनों होशियार हैं। एक तो पढ़ नहीं पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ शुभम जरूर पढ़े। फिर कावेरी दोनों बच्चों की नजर उतार देती है और खाना बना देती है। खाना खाकर वो लोग सो जाते हैं। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले, पढ़ो दीदी, भूल गया, मैम ने कहा था कि अगले पेपर में परीक्षा देने के लिए फीस देनी है। अभी बहुत टाइम है, 20 दिन का, लेकिन आप दे देना। तू चिंता मत कर, बस पढ़ाई कर। इंदु, जरा एक टिफिन में ये चावल रख ले, ठाकुर साहब को देना है, रामू काका लेट आएंगे। ठीक है माँ। भाई स्कूल चला जाता है। इंदु टिफिन पैक करती है और माँ भी झाड़ू लगाकर तैयार हो जाती है। इंदु, चले बेटा? हाँ चलो माँ, वैसे भी आज खेत में बहुत काम है। दोनों खेत में पहुंचते ही इंदु सबसे पहले उन्हें खाना देती है। ठाकुर साहब, जल्दी से खाना खा लीजिए, आपकी दवाई का वक्त भी हो रहा है। इंदु, तुम कभी मुझे दवाई देना नहीं भूलती। और एक रामू, तुम दोनों बहुत ख्याल रखते हो। ये तो मेरा फर्ज है। थोड़े दिनों बाद माँ बेटी को अपनी तनख्वाह मिलती है, जिससे वो घर में राशन ले आते हैं और भाई की फीस देना वो भूल जाती है, जिससे शुभम को स्कूल में डांट सुननी पड़ती है। मैंने दीदी को कहा था मेरी स्कूल की फीस भर देना, लेकिन उन्होंने भरी नहीं और आज मैम ने इतना डांटा। अरे शुभम, तुम रो मत, मैंने सब सुन लिया है। मैं तुम्हारी फीस भर दूंगा, चिंता मत करो। इससे अंकल फिर मैं स्कूल में पेपर दे पाऊंगा। हाँ बेटा। ठाकुर शुभम के स्कूल में जाकर फीस भर देता है और घर जाकर खुशी से बताता है। जब ये बात इंदु को पता चलती है तो वो ठाकुर के पास जाती है। ठाकुर साहब, आप हमारी क्यों मदद करते हैं? मैं किसी चीज का एहसान नहीं लेना चाहती। अरे इसमें एहसान वाली बात नहीं है। तुम और तुम्हारी माँ भी तो खेत में काम करने के बावजूद भी मेरे लिए खाना लाते हो, कभी चाय बनाते हो। बस मैंने भी ऐसे ही मदद की है। ठीक है ठाकुर साहब। अच्छा, मुझे घर का कुछ सामान लाना है, साथ चलोगी? लाने में मदद हो जाएगी। जी साहब। इंदु ठाकुर हरि नारायण के साथ राशन का कुछ सामान लेने जाती है। जहां पर दोनों को भूख लगती है तो ढाबे पर बैठकर खाना खाते हैं और आइसक्रीम भी। ये बात आसपास के गांव वाले लोगों को हजम नहीं होती और फिर से बातें फैलने लगती हैं। अरे भैया, हद हो गई, अब तो ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह मिलने लगे, आइसक्रीम भी खाते हैं। वही तो, अब दाल नहीं, ऐसा लगता पूरी हांडी ही काली। बुढ़ा चला गरीब बेटी से इश्क लड़ाने। अब इसमें ठाकुर साहब का भी क्या कसूर हो सकता है? वो है ही इतनी कम सिनकली। अरे अपनी सुंदरता के जाल में फंसा लिया होगा उसने उनको। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में ठाकुर नारायण
इंदु को दिल ही दिल चाहता था या गांव वाले अफवाह फैला रहे थे? कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें अर्जुन तक पहुंच जाती हैं और वो अभी भी गौरी से नाराज था। वहीं जब पनघट से पानी भरकर लाती है तो लोगों के ताने सुन फूट फूट कर रोती है। मैं ऐसी नहीं हूँ, ये लोग समझते क्यों नहीं है? हमारे रिश्ते को बदनाम कर रही हैं। तभी ठाकुर के घर उसके रिश्तेदार, उसके छोटा भाई और उसका भतीजा आते हैं। और भाई साहब कैसे हैं आप? बहुत याद किया आपको। और चाचा जी, मैंने भी आपको बहुत याद किया। अरे मैं तो ठीक हूँ। जब मेरी तबीयत खराब थी तब तुम लोग कहाँ थे? पता है 10 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा। अरे भाई साहब, हमें खबर नहीं मिली थी और वहां फंस गए थे, बारिश की वजह से पुल टूटा हुआ था। लेकिन चाचा जी, मैं आपके लिए मंदिर में दिया जलाया। आप अकेले हो, आप चाहे पास हो या ना हो, दुआ तो काम आती ही है। सब पता है मुझे, ये मेरे जीने की दुआ करते हैं या मरने की। परेशानी में कभी जाकर नहीं, जमीन प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब तुम दोनों आ गए हो ना, बैठो बैठो रामू, जरा खाना लगा दो। तब नौकर खाना लेकर आता है और वो तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। ठाकुर को अच्छे से पता था कि उनके अपनों के मन में चोर है। जब ठाकुर अपने घर में कमरे में जाता है तो दोनों हवेली की एंटीक चीज देखकर बातें करने लगते हैं। पापा, ये एंटीक पीस तो 1.5-2 लाख रुपए से कम का नहीं होगा और ये पेंटिंग भी इटालियन है। हाँ बेटा, जब भाई साहब लंदन पढ़ने गए थे तब वो बहुत ऐसी एंटीक चीजें घर में खरीद कर लाते थे। आज उनकी हवेली करोड़ों रुपए की होगी, पर जमीन का तो तुम्हें पता ही है। पता नहीं कब ये लुढ़केंगे और उनकी चीजें हमें मिलेंगी। शादी तो हुई नहीं है जो बीवी बच्चों को मिलती। पापा, खाने में जहर देकर मार नहीं सकते क्या? अरे चुप कर, धीरे बोल। भाई साहब ने सुन लिया ना तो यहीं हमें अपनी जमीन में दफन कर देंगे। अरे दफन तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरे खिलाफ जो साजिश करोगे उसकी सजा जरूर दिलवाऊंगा। मेरी प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जान भी दांव पर है। ठाकुर इस बात से परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ गांव में ठाकुर और इंदु के संबंध पर उंगली उठाई जा रही थी और इस वजह से बाकी के बुजुर्ग लोग भी इंदु को गलत निगाहों से देखकर उसे परेशान कर रहे थे। अरे भाई इंदु, ठाकुर साहब में ऐसा क्या पसंद आ गया जो हमें पसंद नहीं आया है? देखो, हम उसे थोड़ी कम उम्र क्या है, लेकिन है तो बुड्ढे ही। तुम चाहो तो हमारे साथ भी रह सकते हो। अरे भाई देखो, सुंदर तुम इतनी हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो अलग बात है कि बेटी की निगाहों से मैं तुम्हें नहीं देखता। आपको शर्म आ रही है? मेरे बाप की उम्र की होकर आप कितनी नीच बातें कर रहे हैं। अपनी घटिया जुबान अपने पास रखिए। अच्छा, अब हम बूढ़े हो गए और जो तुम ठाकुर साहब के साथ धूम मचा रही हो उनके खेत में, उनकी हवेली में, उसका क्या? सब पैसों का चक्कर है इस गरीब लड़की का। अरे वही तो, और क्या बात हो सकती है? सब लोग इंदु पर लांछन लगा रहे थे, जिससे अब उसकी माँ और भाई की बदनामी होती है। स्कूल से निकाल दिया जाता है और खेत पर वो काम करने आते नहीं है। कहीं और काम मिलता नहीं है। अब घर में राशन पानी चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। इस बीच अर्जुन इंदु से मिलने आता है। वो उसको गले लगाती है। अर्जुन, तुम्हें अपने प्यार पर अभी भी शक है? ये लोग बहुत गलत बातें बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे ही शादी करूंगी। मैं जानता हूँ मेरी इंदु मुझे बहुत प्यार करती है और मैं मम्मी पापा को मना कर कल ही रिश्ते के लिए आऊंगा। फिर तुम यहाँ से मेरे साथ गांव चलोगी तो कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलेगा। हाँ अर्जुन। अगले दिन अर्जुन अपने माता पिता को इंदु के घर लाता है। बाद में शगुन का सामान होता है। इंदु अच्छे से तैयार हो गई थी और तभी गांव वाले उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। ओह, कल तक बुड्ढे को फंसा रखा था, आज जवान लड़के को फंसा लिया है। घूमने किसी और के साथ, शादी किसी और के साथ। अरे भाई, आजकल की लड़कियां बड़ी बेपरवाह बेहया हो गई हैं। बाप है नहीं तो माँ की भी चिंता क्यों करनी? अरे इसको अपने छोटे भाई की फिक्र नहीं है। उसको स्कूल से निकाल दिया उसके कुकर्मों की वजह से। हम ये सब क्या सुन रहे हैं? ऐसी लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। हाँ, ये लड़की कितनी कलंकित है। इसका ठाकुर साहब के साथ चक्कर चल रहा है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इन लोगों ने मेरी बदनामी करने में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ी। माँ जी, आप इन लोगों की बात मत सुनिए, सब अफवाह है। हाँ, आप अंदर आइए। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है और हम यहीं से लौट रहे हैं। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप इंदु से मिल तो लो। अर्जुन समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसके माँ बाप उसे खींच कर ले जाते हैं और इंदु टूट जाती है। घर में राशन पानी भी खत्म होने को आता है। वो दुकान पर उधार लेने जाती है तो आसपास के लोग भी मजाक उड़ाते हैं। गांव में क्या चल रहा था ठाकुर हरि नारायण को सब कुछ पता था और वो पंचायत को बुलाकर बैठक बिठा देता है। पंचायत, मैं पूरे गांव के सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं इंदु से शादी करना चाहता हूँ।
गांव में हम दोनों की बात इतनी फैल गई है, मैंने सोचा कि अब शादी ही कर लेते हैं। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और इंदु रो पड़ती है। ठाकुर साहब, आप जानते हैं ना, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इंदु बिटिया। उसकी फिक्र आप मत करें, वो हमारी जिम्मेदारी है और कावेरी जी को भी इससे कोई परेशानी नहीं है। माँ आप नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे ठाकुर साहब का प्रस्ताव मंजूर है। और इस तरह सभी लोगों के मन में भूचाल सा आ जाता है और अब कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग बहुत चिढ़े हुए थे। घर जाकर इंदु अपनी माँ से सवाल करती है। माँ आपने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? आप बच्चे से जानते मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ और वो पिता समान है, एक बूढ़े व्यक्ति से मेरी शादी। मुझे माफ कर दे, मैं मजबूर थी। दरअसल कल रात को मेरी ठाकुर साहब से बात हुई थी। रात को बारिश हो रही थी और दोनों छुपकर मिलने आते हैं। देखिए कावेरी जी, मैं आप सभी की बहुत इज्जत करता हूँ और इंदु पर जो इल्जाम लग रहे हैं उसका एक ही हल है कि उसकी मुझसे शादी हो जाए तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। आप लोगों का भी घर का खाना पानी बंद हो गया है और शुभम की पढ़ाई भी दांव पर लगी है। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, तो मैं आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालना चाहता हूँ। आगे जाकर सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी की आपसे शादी, मैं ठीक है, मुझे मंजूर है। माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरे भाई के लिए मुझे तेरा बलिदान देना पड़ेगा। फिर भी माँ, आपने बहुत गलत किया है। इंदु टूट जाती है, कुछ खाना नहीं खाती है और कुछ दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। उसकी सहेलियां जाकर हल्दी लगाती हैं, नाच रही होती हैं और मेहंदी लगाती हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। कौन सी खुशियां है? ये मेरे हाथ से इनका नाम हटा दो। मैं बस अर्जुन से प्यार करती हूँ। अरे काजल, खुद को संभाल। देख, मेरी भी एक बड़े उम्र के आदमी से शादी हुई थी, मैं भी ऐसे ही रोई थी, लेकिन बाद में ऐश की जिंदगी जी रही थी। तू भी खुश रहेगी पागल? तू मेरी सहेली नहीं हो सकती, इतनी गंदी सोच। इंदु की शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था। वो हर पल रो रही थी और फिर शादी के मंडप तक पहुंच जाती है। ठाकुर भी बारात लेकर आता है। फिर ठाकुर हरि नारायण उसकी मांग में सिंदूर भरता है। दिल पर पत्थर रखकर इंदु 7 फेरे लेती है और पूरी शादी पूरी विधि विधान के साथ गांव वालों के सामने एक बुड्ढे के साथ गरीब बेटे की शादी हो जाती है। अर्जुन भी बेबस होता है और इंदु को गलत समझता है। वहीं इंदु अपने भाई और माँ से गले लगकर विदा लेती है। मुझे नहीं जाना माँ। मेरी बच्ची, मुझे यकीन है कि यहाँ से तेरी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। बात कर सकता वही हुआ, बुढ़े और उसकी आशिकी चल रही थी। फिर भी ये इंदु रो क्यों रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो सब छोड़ो, अब तो ये गरीब लड़की ठाकुर साहब की स्टेज पर सजेगी। हाँ, ठाकुर साहब के तो मजे हो गए। पूरी जिंदगी शादी नहीं की और अब जाकर एक हसीन लड़की मिल गई और कुछ देर बाद सुहागरात बनाई जाएगी। सब बातें करते हैं जो कि कावेरी इंदु को बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर वो गाड़ी में बैठ उसकी हवेली पहुंच जाती है, जहां मानवी उसे ठाकुर साहब कमरे में गुलाब के फूलों से सजी हुई सेज पर छोड़ने जाती है। अच्छा, दूध वहाँ ठाकुर साहब को दे देना और ठाकुर साहब भी तुम्हारा घूंघट उठाएंगे आज। छी, मुझे यकीन नहीं होता, माँ और गांव वालों ने मिलकर मेरी शादी एक पिता की उम्र के आदमी से करवा दी है। मानवी चली जाती है और ठाकुर कमरे में आता है और अपना सेहरा उतार कर साइड में रखता है और इंदु के बराबर में बैठ जाता है। ठाकुर साहब, आपको शर्म भी आ रही है? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने आपको अपना पिता समान माना था। जानता हूँ, लेकिन अब से तुम इस कमरे का दरवाजा लगाओगी, ठीक है? आज से ये कमरा तुम्हारा है, मैं बाहर सोऊंगा। इंदु को कुछ भी समझ में नहीं आता और ठाकुर उसे कमरे से एक डायरी उठाता है, अपने मन की बात लिखता है और डायरी छुपाकर बाहर सोने चला जाता है। लेकिन इंदु वो डायरी पढ़ लेती है। अगले दिन इंदु 16 श्रृंगार करके लाल साड़ी में पनघट में पानी लेने जाती है। तभी आसपास की औरतें बोलने लगती हैं। ओहो, तो कैसी रही सुहागरात? सुना है गुलाब के फूलों से सेज सजी हुई थी। आपको शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। जब कुछ पता नहीं है तो मत बोलिए। इतने में ठाकुर सीढ़ियों से आता है कि टेंशन से गिर पड़ता है। तभी वो अस्पताल में एडमिट हो जाता है। उसके लालची रिश्तेदार भी आए थे। ठाकुर साहब, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ नहीं हो सकता? मेरी चिंता मत करो इंदु, मैं ठीक हूँ और आज नहीं तो कल मुझे। तभी इंदु ठाकुर के मुंह पर हाथ रख देती है। आगे आप कुछ नहीं बोलेंगे? लेकिन एक सच है जो मुझे सबको बताना है। पंचायत को बुलवाओ और मेरे वकील को भी। 4 घंटे बाद ठाकुर की तबीयत थोड़ी ठीक होती है। फिर वो जिद करके स्ट्रेचर बेड पर गांव के बीच
पंचायत सभा में इकट्ठा होता है, सभी को बुलाता है, जहां उसका वकील भी आता है। आप सब लोगों ने इंदु और मुझ पर बहुत गलत इल्जाम लगाए हैं। इंदु के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो पवित्र है, मेरी बेटी समान है। आज वो सच बताने का समय आ गया है जिसे 15 साल से सीने में दबा कर रखा था। 15 साल पहले सहारनपुर की नदी में भयंकर बाढ़ आई थी, जहां हरि नारायण डूब रहा था। तभी मछुआरे माधव ने जाल फेंक कर उसकी जान बचाई। अरे पकड़ो और बाहर आ जाओ। अरे बचाओ बचाओ। फिर हरि नारायण जाल पकड़कर बाहर आ जाता है। अच्छा हुआ दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया, वरना यहाँ पर तो कोई नहीं था। मुझे लगा था मैं मर जाऊंगा। अरे ऐसी बात मत बोलो, अब सब ठीक है। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। उसने पकौड़े बना रखे होंगे। हाँ चलो। तुम्हारा घर कितनी दूर है? अरे इस गांव से बाहर कदम रखते ही आम के पेड़ के पास घर है। लेकिन माधव को क्या पता था कि उसके साथ अभी कुछ बुरा होने वाला है, और इतने में ही भयंकर पानी का बहाव आता है जो माधव को अपने साथ ले जाता है। ठाकुर बच जाता है। ठाकुर उसको बचाने के लिए पीछे पीछे जाता है और भारी पत्थर से माधव के सिर पर चोट लग जाती है। ठाकुर उसे किसी तरह से बाहर निकाल कर ले आता है, तब मरते मरते लगता है मेरे पास समय नहीं है। नहीं नहीं दोस्त, ऐसे मत बोलो। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें भी बचा के रहूंगा। नहीं, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये लो मेरे गले में लॉकेट, मेरे बीवी बच्चों का है। इसे अपने पास रखो, और दुनिया बहुत जालिम है। मेरी बच्ची का ख्याल रखना। वो अभी मासूम सी है, 7 साल की। उसको दुनिया की जालिम नजरों से बचा कर रखना। मेरी बेटी भी तुम्हारी बेटी जैसी है। हाँ, मैं वादा करता, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। वो नदी का बहाव उसे अपने साथ ले डूबा, और उसके बाद में हमेशा से कावेरी जी और इंदु बिटिया का ख्याल रखना चाहकर अपनी नजरों के सामने, ताकि वो सुरक्षित भी रहे, और गरीबी में नहारे में बस अपने दोस्त का वादा निभा रहा था। और ये बात मुझे रात को ही पता चल गई थी। ठाकुर साहब, आपकी डायरी मैंने पढ़ ली थी, जिस पर आपके सारे गिले शिकवे और मजबूरियां थी। ये बात पहले बता देते, शादी करने की क्या जरूरत थी? पहले तो इंस्पेक्टर साहब, आप इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए। ये लोग मेरी जान के दुश्मन हैं। अरे हमने क्या किया है भाई? चाचा जी, हमें छुड़वा दीजिए। अब तो जेल में छोड़ेंगे तुम दोनों को। ठाकुर साहब ने तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे बता दिया है। दरअसल मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे रिश्तेदारों को ही मिल सकती है, मुझे मार के। और ये लोग मेरे साथ वही करना चाहते थे, और मैं अपनी प्रॉपर्टी से इस गांव में स्कूल अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। और मैं शादी इसलिए भी करी क्योंकि सब लोग इंदु बिटिया को गंदी नजरों से देख रही थी, उसके बारे में मेरे साथ बातें बना रही थी। उसे झूठी शादी इसलिए करी ताकि मेरी प्रॉपर्टी बच जाए इन लोगों से, और मैं अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा पत्नी होने के नाते इंदु को देता हूँ, और शादी कुछ ही देर में खारिज करता हूँ। इसलिए मैंने वकील साहब को बुलाया है। कावेरी जी, मैंने आपका दिल दुखाया हो, और इंदु बिटिया तुम्हारा, तो मुझे माफ करना। मेरी मंशा आप लोगों को सुरक्षित रखने की थी, और मेरे दोस्त के वादे निभाने की 3 वजहों की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है ठाकुर साहब, आपने मेरी बेटी का भला ही चाहा। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत बोला। हमें भी माफ कर दीजिए, हमने एक बाप बेटी के पवित्र रिश्ते पर कीचड़ उछाली। सब कुछ ठीक हो गया, साफ हो गया है। सबके सामने सच आ जाता है, और अर्जुन के परिवार के मन में भी शंका जाती है। फिर कानूनी प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद ये स्पष्ट होता है कि यह विवाह केवल सुरक्षा और वचन निभाने के उद्देश्य से किया गया था, दाम्पत्य जीवन के लिए नहीं। रिश्तेदार गिरफ्तार हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद हरि नारायण ठीक हो जाता है और मिठाई तो लेकर अर्जुन के घर जाता है और उसके माता पिता से बात करता है, और अर्जुन का हाथ इंदु के हाथों में देता है। तुम जिस खुशी के हकदार हो वो तुम्हें मिलनी चाहिए। क्यों इंदु बिटिया, आज मैंने अपने दोस्त को दिया आखिरी वादे को भी पूरा कर दिया। जी ठाकुर साहब। फिर पूरे रीति रिवाज के साथ अगले दिन इंदु से अर्जुन की शादी होती है, और दुल्हन के रूप में गुलाब के फूलों से सजी हुई सेज पर इंदु अर्जुन के इंतजार में बैठी होती है। फिर वो उसका घूंघट उठाता है और दोनों गले लग जाते हैं, अपने नए जीवन की पहल करते हैं। दोस्तों, क्या सिर्फ अफवाहों के आधार पर किसी के चरित्र पर सवाल उठाना सही है? अपनी राय हमें कमेंट करिए।